नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये आपके हक का है, कोई इसको वापस। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दिए और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर निकल कर क्या आ रही है। टोक्यो में तिरंगा लहरा, अब भारत पहुंचे खिलाड़ी, बैंड बाजे के साथ हुआ स्वागत। टोक्यो में तिरंगा लहराकर अब खिलाड़ी भारत पहुंच चुके हैं। सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर हजारों प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। भारतीय दल दोपहर दिल्ली में उतरा और उसे अशोका होटल ले जाया गया, जहां एथलीटों और पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। नीरज चोपड़ा से मिलने के लिए लोग उत्सुक थे, जो कि गोल्ड मेडल लेकर भारत लौटे हैं। नीरज ने बताया कि घर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसी की उम्मीद कर रहा था। नीरज भारत की ओर से केवल दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बने हैं। उन्होंने ओलंपिक पदक समारोह में राष्ट्रगान के लिए भारत के 13 साल लंबे इंतजार को खत्म किया। स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार ने जारी की एसओपी, इन बातों का रखना होगा ध्यान। राजधानी दिल्ली में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं अभी नहीं चलेंगी, लेकिन वे बोर्ड परीक्षा से जुड़े काम, काउंसलिंग और प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जा सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसओपी में स्कूलों, छात्रों, अध्यापकों और छात्रों के अभिभावकों को लेकर बताया गया है। दिल्ली सरकार ने एसओपी में एडमिशन, काउंसलिंग और प्रैक्टिकल के लिए 10वीं और 12वीं के कक्षा के छात्रों के स्कूल जाने के लिए सबसे अहम ये है कि कोई भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी जिसे बुखार या कोरोना का लक्षण है, उसको स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्कूल के गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग होगी। स्कूल, लैब और क्लासरूम के गेट पर सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। साथ ही मास्क को भी पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही दूरी का भी ख्याल रखना होगा। एसओपी के मुताबिक कोई छात्र, अध्यापक या कर्मचारी अगर कंटेनमेंट जोन में है तो उसे विद्यालय आने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा छात्रों को अभिभावक की इजाज़त भी स्कूल जाने के लिए लेनी होगी। स्कूल हेड को ये सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों, अगली खबर मुंबई से निकल करके आ रही है। मानहानि मामले में कोर्ट में बोले जावेद अख्तर, कंगना रनौत का एकमात्र इरादा अदालती कार्रवाई में देरी करना है। जाने माने गीतकार जावेद अख्तर ने मुंबई हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि कंगना रनौत द्वारा दायर याचिका का मकसद अंधेरी के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ दायर मानहानि की कार्रवाई में देरी करना है। हलफनामे में कहा गया है कि कंगना की दलीलें पूरी तरह से निराधार हैं। जावेद अख्तर की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि वर्तमान याचिका में बिना किसी आधार के कार्रवाई में देरी करने के एकमात्र इरादे से दायर की गई है। दूसरी बात यह है कि आवेदक कंगना रनौत पिछली 5 तारीखों पर किसी न किसी बहाने से कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई हैं। आपको बताते चले कि जावेद अख्तर ने पिछले साल कंगना रनौत पर मानहानि का केस किया था। जावेद अख्तर ने आरोप लगाया था कंगना ने जुलाई 2020 में एक टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ कई आपत्तिजनक बयान दिए थे। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने रनौत को फरवरी 2021 में नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि कंगना कोर्ट में समझ पेश नहीं हुई। उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट का इस प्रक्रिया को दंडोसी सत्र न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन सत्र न्यायालय ने उसकी याचिका को अप्रैल में खारिज कर दिया। इससे पहले कंगना ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, जहां जावेद अख्तर के वकीलों ने कुछ तथ्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती। इसके बाद कंगना रनौत ने जस्टिस मोहती देहरे के सिंगल बेंच का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सोमवार को अपना हलफनामा कोर्ट में पेश किया, जिस पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी। दोस्तों, अगली खबर उत्तराखंड से निकल के आ रही है। उत्तराखंड सीएम ने आवासहीन परिवार को बांटी राशन किट, शुरू किया मोबाइल टीकाकरण अभियान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाला पानी चौक पर आवासहीन परिवारों को अक्षय पात्र संस्था के सहयोग से राशन किट का वितरण किया। इसी के साथ अस्थायी प्रवास वाले घुमंतु समुदाय के लाभार्थियों के लिए मोबाइल टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। ऐसे में हर वर्ग समुदाय का टीकाकरण किया जाएगा। आवासहीन मलिन बस्तियों में रहने वाले हर व्यक्ति का भी टीकाकरण होगा। साथ ही में उन्हें सरकारी सहायता भी प्रदान की जाएगी।
दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम ज़रूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली खबर लखनऊ से निकल के आ रही। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में महिला सफाई कर्मी लगा रही है मरीजों को टाके। वीडियो वायरल होने पर बनाई गई जांच समिति। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सरकारी अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ जिसमें सफाई कर्मी मरीज को टाके लगा रही। ये मामला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड का बताया जा रहा है, जहां की अव्यवस्था का ये वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। इस अस्पताल के डायरेक्टर ने भी ये वीडियो मिलने की बात स्वीकार किया है और कहा है कि ये मामला गंभीर है, इसको जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये वही सिविल हॉस्पिटल है जहां पर कुछ दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में कोरोना वायरस वैक्सीन का डोज दिया था। ये अस्पताल मुख्यमंत्री आवास के पास ही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिख रहा है कि अस्पताल की एक महिला सफाई कर्मचारी मरीज का इलाज कर रही है और उसको टाके लगा रही है। वीडियो में 3 महिलाएं दिख रही, जिसमें एक नर्स की ड्रेस में है, बाकी 2 महिलाएं सफाई कर्मी बताई जा रही है। महिला सफाई कर्मचारी टाके लगा रही है। सिविल अस्पताल के डायरेक्टर SC सुंदरियाल ने कहा है कि एक वीडियो मिला है जिसमें महिला कर्मचारी मरीज को टाके लगा रही। इस मामले की जांच समिति बनाई गई है जिसमें 2 सदस्य रखे गए हैं। ये जांच समिति इसका पता लगाएगी कि उस महिला सफाई कर्मचारी को टाके लगाने की अनुमति किसने दी है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संसदीय समिति ने लगातार स्कूलों के बंद रहने पर जताई चिंता, कहा यह बच्चों के लिए खतरनाक। पिछले साल फरवरी में जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी तो सबसे पहले स्कूलों को बंद कर दिया गया। फिर जब साल के अंत में हालात सुधरे तो उन्हें दोबारा खोल दिया गया, लेकिन दूसरी लहर की वजह से फिर से ऑफलाइन क्लास पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिस पर अब संसदीय समिति ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही साफ तौर पर कहा है कि स्कूलों को बंद रखने के परिणामों की अनदेखी करना बहुत गंभीर है। स्कूलों को फिर से खोलना छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा। समिति के मुताबिक जब से स्कूल बंद हुए हैं तब से परिवारों में सामाजिक ताने बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा घर के कामों में बच्चों की भागीदारी भी बढ़ी है। सबसे जरूरी मुद्दा बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य है, जिस पर स्कूल बंद होने की वजह से गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में स्कूल नहीं खोलने के खतरे से अनदेखी नहीं की जा सकती है। मौजूदा वक्त में छोटे बच्चों पर घर की 4 दीवारी में कैद हैं। ऐसे में स्कूल न जा पाने की वजह से माता पिता बच्चों के संबंधों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें, सांसद VP समृद्धि शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसद स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हाल में ही अपनी रिपोर्ट में संसद में पेश किया, जिसमें उन्होंने स्कूल के खोले जाने की अहम सुझाव दिए हैं। उसमें से मुख्य पॉइंट ये है कि सभी छात्रों और शिक्षकों को उनसे जुड़े कर्मचारियों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दें ताकि संक्रमण खतरा कम रहे। छात्रों की संख्या को 2 भागों में बांटकर दो पालियों में क्लास चलाए जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया जाए। उपस्थिति के वक्त थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना। इसके अलावा जिनके अंदर लक्षण हो उन्हें अलग कर दिया जाए। अमेरिकी विशेषज्ञ की चेतावनी, डेल्टा से भी खतरनाक कोविड वेरिएंट कर सकता है हमला। अमेरिका के शीर्ष सकारात्मक रोग विशेषज्ञ और कोविड-19 रणनीति पर सरकार के सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि विदेश के कोविड-19 मामले में दोगुना हो सकता है और कोरोना का डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट जन्म ले सकता है। उन्होंने कहा, यदि अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले उछाल सर्दियों तक भी जारी रहता है तो देश को वायरस के और भी अधिक खतरनाक तनाव का सामना करना पड़ेगा, जो मौजूदा कोरोना वायरस वैक्सीन से भी बच सकता है। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो वैक्सीन है वे कोरोना के विभिन्न रूपों से लड़ने का कारगर है, विशेष रूप से गंभीर रूप से बीमार की स्थिति में। लेकिन जोर देते हुए कहा है, यदि कोरोना का कोई नया वेरिएंट फैलना शुरू होता है तो ऐसी स्थिति करना हो सकती है। उन्होंने कहा, यदि वायरस का कोई नया रूप जन्म लेता है जिसकी फैलने की क्षमता वर्तमान वेरिएंट जैसी होती है तो हम वास्तव में मुश्किल में पड़ सकते हैं। टीका नहीं लगाने वाले लोग ये न सोचें कि ये बात केवल उन्हीं के लिए, ये हर
किसी के बारे में फौसी ने ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में बुधवार को 6 महीने में 1 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के पहले चरण प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग WBPSC ने सिविल सेवा सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम 2021 एडमिट कार्ड जारी कर दिए। जिन उम्मीदवारों ने पश्चिम बंगाल सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन किया है वे अपना एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर एक्टिवेट किए गए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन 22 अगस्त को कोलकाता एवं आसपास किए गए परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 तक किया जाना है। चलते हैं सर्राफा बाजार की ओर। सर्राफा बाजार में सोने की दाम में 230 रुपये प्रति ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने के दाम 47,512 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 122 रुपये की प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इसमें चांदी की कीमत 66,424 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। आगे चलते हैं मौसम की जानकारी की ओर। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही। इसके अलावा बिहार यूपी के कुछ इलाकों में 10 अगस्त से भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में हर रोज की तरह भारी बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बिहार यूपी इलाकों में भी 10 अगस्त से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। निचले स्तरों में पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश एक चक्रवाती परिसर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में छुटपुट बारिश होने के साथ साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।